अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट गुजरेगा। सो जनाब, शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा हम वेदर अपडेट ले लें, जो शेयर करने के लिए हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फ़ाखरा, बताइएगा आज कैसा रहने वाला है मौसम? जी बिल्कुल, बागों के शहर के मौसम की बात की जाए तो एक तरफ स्मोग है तो दूसरी जानी फोग, दोनों ने ही शहर में मजबूती से पंजे गाड़े हुए हैं। ना सर्दी में कोई कमी आ सकी, ना ही फ़िज़ाई आलूदगी में। अगर शहर के दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में कमी के बहस जो सर्दी उसने शिद्दत इख्तियार कर रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान फ़िलहाल बारिश की तो कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन मज़ीद दिनों में जो मौसम है खुश्क और सर्द रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। धुंध की भी मज़ीद पेशगोई की गई है। धुंध की वजह से जो सर्दी उसमें मुसलसल दिन ब दिन इजाफा महसूस किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासब है 93% अगर हम मौसम की बात करें तो हर तरफ जो है एग्जैक्टली धुंध के डेरे हैं और फ़ज़ाई आलूदगी उसमें समहाउ बेहतरी आई है, बट ऑब्वियसली अभी तक हम उससे छुटकारा नहीं पा सके, जिसके लिए ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म जो मेजर्स हैं वो लेने की अशद ज़रूरत है। लेकिन जो हम बारिश की बात करते हैं और बारिश ना होने के बायस बहुत से जो लोग हैं वो इस वक्त जो है वो वायरल इन्फेक्शंस का शिकार हो रहे हैं, लेकिन बारिश जो है उसकी भी अभी तक कोई प्रोटेक्शन नहीं। थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर ये करना चाहेंगे जनाब कि लाहौर जलो पार्क, यहाँ से 7 हिरन जो हैं वो चोरी हो गए हैं। अब ये मालूम नहीं हो रहा कि इन हिरनों को ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया है। यहाँ पर टोटल जो थे 21 हिरन जो थे वो रखे गए थे, जिनमें से 7 जो है वो चोरी हो गए हैं। अब 14 जो हैं वो बाकी रह गए हैं। इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं। जो स्टाफ मेंबर्स उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे उनको सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन साथ साथ शुबा जो है वो ये भी जाहिर किया जा रहा है कि यही जो स्टाफ मेंबरान है वो इस मामले में मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन जो मुकदमा है वो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया जा चुका है। सो पहली स्टोरी आपके साथ शेयर करने को ये थी। आगे बढ़ेंगे। एज वी ऑल नो कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है JN1 दैट इज स्प्रेडिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुख्तलिफ ममालिक तक जो है वो पहुंचना शुरू हो गया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके 2 मजीद केसेस जो हैं वो कराची से रिपोर्ट हुए हैं। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मजीद 2 पैसेंजर्स रहते थे जिनका एयरपोर्ट पहुंचने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया जो कि मस्बत आया। सो कोरोना के नए वेरिएंट की इन दोनों पैसेंजर्स में तस्दीक हुई है और अब तक जो है 15 लोगों में कोरोना वायरस की जो है वो तस्दीक हो चुकी है। सो ऑब्वियसली वी ऑल हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। हमारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, न सिर्फ कराची बल्कि इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, लाहौर की और दीगर शहरों की, सो वहाँ पर जो है बहुत से जो इंतज़ामात और इक़दामात जो हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लेने की अशद ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे। आखिरी स्टोरी आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। पाकिस्तान के ई स्पोर्ट्स चैम्पियन है अरसलान ऐश। इन्होंने टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल्स जो है वो जीत लिया है। अरसलान जो है इन्हें टेकन का बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो करार दिया जाता है और इससे पहले 4 मरतबा EVO चैंपियन भी रह चुके हैं। अमेरिका में होने वाले फाइनल में अरसलान ऐश ने कोरिया के चेरी बेरी मैंगो, जिनको CBM के नाम से पहचाना जाता है, इनको 1-3 से जो है वो मात दी थी। सो आज की हमारी टॉप स्टोरीज ये थी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आज के शो का बाकायदा आगाज करेंगे आज के हाईलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फ्रोज़न फूड और प्रोसेस्ड फूड, दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों जो हैं वो इंसानी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हैं।
आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे ख़वातीन में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बढ़ता रुझान, इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे सोशल आइसोलेशन पर आज हम बात करेंगे। समाजी तौर पर सबसे अलग हो जाना, तन्हाई इख्तियार करना, ये हमारी जहनी सेहत को किस हद तक मुतासर करता है। मज़ीद आगे बढ़ते हुए मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है, इसकी वजूहात आपके साथ शेयर करेंगे और आखिर में आप सबके साथ डिस्कस करेंगे कि आप सबका आज का जो दिन है वो कैसा रहने वाला है। सो अभी है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रोज़न और प्रोसेस्ड फूड के दरमियान फ़र्क की। साथ ही साथ अगर हम अपनी ज़िंदगियों को देखें और हम अपने लाइफस्टाइल को देखें, सो हम सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसानियों के आदी हो चुके हैं और हम लोग जो है आजकल का अगर हम ज़माना देखें, सो रेडीमेड फूड और इसके साथ साथ प्रोसेस्ड फूड और फ्रोज़न फूड आइटम्स, इनको जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों में प्रेफरेंसेस देते हैं, इसलिए बिकॉज़ ये हमारा टाइम जो है वो भी सेव करती हैं, जायका भी इनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम लोग ग़िज़ाइयत पर गौर नहीं करते कि ग़िज़ाई एतबार से बहुत से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनसे ज़ाया हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, या अगर हम फ्रोज़न फूड आइटम्स की भी बात करें। और इस किस्म की खुराक का इस्तेमाल, स्पेशली अगर हम प्रोसेस्ड फूड की बात करें, इसमें शुगर्स भी पाए जाते हैं, इसमें नमक भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर जो है उसको जो है वो उसमें इजाफा कर सकते हैं। जब ब्लड प्रेशर राइज होगा, ऑब्वियसली कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हैं वो भी आप को जो है वो मुतासर कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, अगर हम इस किस्म के फूड की जब हम बात करते हैं, बच्चे क्योंकि फ्रोज़न फूड बहुत शौक से खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत शौक से खाते हैं, बच्चों की जो ग्रोथ है वो हिंडर हो सकती है। और ना सिर्फ ये बल्कि इम्यूनिटी जो है हमारी वो भी वीक होती है, बिकॉज़ हेल्दी डाइट जो है वो हम सब की ओवरऑल वेलबींग के लिए दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो इसी पर आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द फ्रोज़न फूड आइटम्स एंड द प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, और क्या क्या नुकसानात होते हैं बाय द कंजम्पशन ऑफ दीज फूड्स। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट तबस्सुम खालिद इस वक्त शो में मौजूद है। तबस्सुम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द फ्रोज़न फूड आइटम्स एंड द प्रोसेस्ड फूड आइटम्स? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्थ डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी ईट, राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता ही नहीं होता कि हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इज़ इट हेल्दी, इज़ इट अनहेल्दी। और यही वजह है कि अबाउट 80% ऑफ आर पॉपुलेशन इज़ सफरिंग विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जैसा कि आपने बात की कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और मेनली कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं कि जो हम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पर्सनस जो हैं वो यूज़ भी करते हैं, और सुना भी उन्होंने होगा प्रोसेस्ड फूड्स का, कैंड फूड्स का, पैकेज्ड फूड्स का, लेकिन आई एम डैम श्योर कि उन लोगों को पता नहीं होगा कि व्हाट दीज फूड्स आर और कौन कौन से फूड्स इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। सो इन सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले तो वी नीड टू नो दैट व्हाट प्रोसेस्ड फूड्स आर, okay, and before that let me clear one thing, that all processed foods are not frozen foods. ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है कि सारे जो फ्रोज़न फूड्स हैं ना ये प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रोज़न फूड्स को लाइक फ्रोज़न फूड्स जो है ना वो प्रोसेस्ड फूड्स तभी होंगे जब हम प्रोसेस्ड फूड्स को ही फ्रीज़ करेंगे, राइट। तो प्रोसेस्ड फूड्स आपको देखें मार्केट में, फॉर एग्जांपल जैसे फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ मिल रही हैं, चिकन नगेट्स मिल रहे हैं। अगर हम उन चीज़ों को फ्रीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आफ्टर हीटिंग वो कोई हेल्दी तो होने नहीं वाले। तो इसीलिए लोगों के अंदर ये मिथ्स बन चुकी हैं कि ऑल फ्रोज़न फूड्स आर अनहेल्दी एंड उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बिल्कुल ज़ीरो होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ किस्म के जो फ्रोज़न फूड आइटम्स हैं वो ठीक भी होते हैं? ठीक भी होते हैं, इवन दे आर बेटर देन फ्रेश फूड्स। अच्छा, और ठीक है। इसको अगर मैं बताती चलूँ तो देखें, फ्रोज़न फूड्स ना सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस्ड फूड्स नहीं होते, हम कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी फ्रीज़ करते हैं फॉर देयर प्रिजर्वेशन, और ये बहुत अरसे से काम चलता आ रहा है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो प्रिजर्वेशन की टेक्निक में सबसे बेहतर इज़ फ्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत हद तक प्रिजर्व हो रहे होते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर अस। जबकि दूसरी तरफ अगर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लोग कहते हैं कि सो कोल्ड जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं, दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, लेकिन जैसे जैसे वो मार्केट से प्रोसेस होकर हमारी तक आते हैं, जिन स्टेप्स के थ्रू आते हैं ना, 50% तो उनके न्यूट्रिशनल कंटेंट वहीं से ख़त्म हो जाते हैं। सो दैट इज़ द थिंग कि उनकी कंपैरिजन में फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर बेटर फॉर अस। ठीक है।
اچھا آپ کہہ رہی تھی کہ پروسیسڈ فوڈس جو ہیں وہ فرق ہوتے ہیں. پروسیسڈ فوڈس جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی پروسیسنگ سے گزرتے ہیں. وہ مراحل بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ دس از ایکچولی ویری ٹرو کہ پیپل آفن کنفیوز بٹوین دا فروزن اینڈ دا پروسیسڈ فوڈ کہ دونوں جو ہیں شاید سیم ہی ہیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو پروسیسڈ فوڈز ہوتے کیا ہیں؟ پروسیسڈ فوڈز وہ فوڈز ہوتے ہیں کسی بھی فوڈس کو جب ہم آلٹر کرتے ہیں نا, ان کو چینج کرتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے, چاہے ہم ان کو اٹریکٹیو دکھانا چاہتے ہیں, چاہے ہم ان کے فلیورز کو انہانس کر رہے ہیں یا ان کی شیلف لائف کو انکریز کر رہے ہیں, تو ان فوڈس کو ہم کہیں گے پروسیسڈ فوڈس. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی اب ان سب چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے ان میں کیمیکلز ایڈ ہوتے ہیں, ایڈیٹیوز, پریزرویٹیوز, ہر چیز جو ہے وہ ایڈ کی جاتی ہے جو کہ الٹیمیٹلی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جب ہم پروسیسڈ فوڈ کی بات کرتے ہیں, یہ کتنے عرصے تک جو ہے کسی بھی قسم کا پروسیسڈ فوڈ جو ہے وہ استعمال کر لینا چاہیے؟ پروسیسڈ فوڈ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کس قسم کے, مطلب اگر آپ اپنی ڈیلی لائف میں سے اگر آپ اس کی کوئی ایگزامپل دیں؟ پروسیسڈ فوڈز آر ایوری تھنگ لائک پیکیجڈ آئٹم سے لے کے چپس, بسکٹس, پیسٹریز, کینڈ فوڈز, ہمارے جو فروٹ جوسز ہوتے ہیں آرٹیفیشیل پیکج, ہر چیز جو ہے وہ پروسیسڈ ہے. بہت سی میٹ کی ویریس جو آئٹمس ہوتی ہیں, اسپیشلی چکن نگیٹس, ہمارے سوسیجز, ہمارے ہاٹ ڈاگس جو کہ آج کل بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں چلڈرن میں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, ان چیزوں کی جیسے کہ ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے نا, وی آل لو ٹو ایٹ دیٹ بیکاز اٹ لک سو گڈ. ہم سب کو بہت پسند ہے وہ کھانا, اور ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہاؤ انہیلدی اٹ کین بی. اور دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپون دا ایڈورٹیزمنٹ کہ ہم اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور اس چیز سے ہم تب تک نہیں بچ پائیں گے جب تک ہم سب کو اویئرنیس نہیں ہوگی کہ ہاؤ مچ ہارمفل افیکٹ جو ہے یہ ہماری باڈی پہ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, جب ہم پروسیسڈ فوڈ کی بات کرتے ہیں یا فروزن فوڈ کی, آپ نے کہا پروسیسڈ فوڈ جو ہے obviously یہ بڑا انہیلدی ہوتا ہے. جب ہم اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فروزن فوڈ آئٹمس کی بات کریں, اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم فروزن فوڈ آئٹمس, بچے جو ہے وہ نگیٹس استعمال کر رہے ہیں, کراکٹس استعمال کر رہے ہیں, obviously جو آپ کو فریش چیز مل رہی ہے اتنی غذائیت تو نہیں ہو سکتی. سم ہاؤ چیزیں جو ہیں وہ غذائی اعتبار سے آپ کو کم مل رہی ہیں. تو کیا نقصانات ہیں فروزن فوڈ آئٹمس کے؟ فروزن فوڈز پلس پروسیسڈ فوڈز, اگین ہم اسی میں کنفیوز ہو گئے ہیں, گھوم پھر کے وہی بات آ جاتی ہے. نہیں میں آئی ایم آسکنگ اباؤٹ فروزن فوڈ آئٹمس, آئی ایم ناٹ آسکنگ اباؤٹ دا پروسیسڈ فوڈ آئٹمس. فروزن فوڈ آئٹمس میں نے آپ کو جیسے کہا ہے نا, اگر تو پروسیسڈ فوڈس کو فریز کریں گے تب اس کے انہیلدی بینیفٹس ہیں, تب وہ ہارمفل ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آلریڈی پریزرویٹیوز ایڈ ہوتے ہیں, مونو سوڈیم گلوٹامیٹ اس میں ایڈ ہوتا ہے, اس کے اندر مزید ایڈیٹیوز ایسے سنتھیٹک کیمیکلز وغیرہ ایڈ ہوتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ہمارے لیے ہارمفل ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم نیچرل فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو یوز کریں, دے آر ناٹ ایٹ آل ہارمفل فار اس. لیکن دیکھیں, میں نے مطلب میرے اپنے بھی گھر میں بچے ہیں, یا میں اپنے ارد گرد دیکھوں آج کل کے بچے جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پراٹھا اور انڈا اپنے لنچ باکس میں نہیں چاہیے, یا پراٹھا اور کباب نہیں چاہیے. دیر واز اے ٹائم جب ہم لوگ اسکولس جاتے تھے, ایون میں تو کالج بھی جاتی تھی, تو گھر سے بنا اچھا والا جو لنچ ہے وہ ہم لے کر جاتے تھے. پاکٹ منی جو تھی وہ فرائیڈے جو تھی وہ ملتی تھی. اب کے بچے جو ہیں دے آر ویری ڈیمانڈنگ. وہ کہتے ہیں ہم نے نگیٹس لے کے جانے ہیں, ہم نے کراکٹس لے کر جانے ہیں, اس طرح کی چیزیں. دے ایکچولی لائک دیز کائنڈ آف فوڈ. تو آپ کو کیا لگتا ہے, یا اگر ان کو پیسے دیے جائیں تو وہ جو پروسیس فوڈ آئٹمس, آرٹیفیشل جوسز ان کا استعمال کرتے ہیں, بچوں کی گروتھ پہ یہ تمام چیزوں کی کنزمپشن سے کیا اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں؟ ایک بچہ جو روزانہ پراٹھا کھا رہا ہے اپنے لنچ میں یا آلٹرنیٹیو ڈیز پر ہی کھا رہا ہے, اور ایک بچہ جو ہے وہ روزانہ نگیٹس کھا رہا ہے یا اس قسم کے فروزن آئٹمس کھا رہا ہے, تو فرق تو آئے گا دونوں کی گروتھ میں. isn't so? ڈیفینیٹلی 100% فرق آئے گا. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ بچے بہت زیادہ اسٹبرن ہو چکے ہیں کہ ہمیں چاہیے تو چکن نگٹس ہی چاہیے, ہمیں پروسیسڈ فوڈز ہی چاہیے. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ فروزن فوڈز میں یا پروسیسڈ فوڈز میں جن کو فریز کیا جاتا ہے, ان میں ایسے ایڈیٹیوز ایڈ ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی ایڈکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک نوڈلس کا ایک بڑا کہتے ہیں نا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. انسٹنٹ نوڈلس ایگزیکٹلی ایزی ٹو میڈ ہیں, فوراً سے بن جاتے ہیں, بچوں کو بڑے پسند بھی آتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم صرف ایک دفعہ ہی کھا رہے ہیں, ابھی ہم بزی ہیں اس لیے کر رہے ہیں. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوتا. نیکسٹ ڈے سیم وہی ہوتا ہے, نیکسٹ ڈے سیم وہی ہوتا ہے, اور یہ الٹیمیٹلی ایک سائیکل میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیز آر بیکم ایڈکشن ٹو اس. یہ ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ ایڈکشن کا باعث بنتے ہیں. اور اس کے لیے صرف اور صرف میں پیرنٹس کو ہی بولوں گی, کیونکہ دیکھیں بچوں کو تو نہیں پتا نا کہ اس میں کیا ہارمفل چیزیں ہیں, کیا ان کے الٹیمیٹلی ان کے کرونک افیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کرونک افیکٹس اب ہوتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہماری لائف کے ساتھ چلتے ہیں. مثلاً دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں بات کروں بچوں میں اسپیسیفکلی, تو یہ شروع ہوتے ہیں بیلی فیٹ کے لیے. ٹھیک ہے, بچوں میں آج کل ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اور ایون یہ جو کہتے ہیں نا اوبیسٹی بہت زیادہ پریویلنٹ ہو رہی ہے. تو یہ
लोगों को लगता है नहीं हमारे बड़े हेल्दी बच्चे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में उनकी फ़ैट कंजम्पशन होती है, वो जो फ़ैट होती है वो उसको हेल्दी फ़ैट कह रहे होते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द थिंग। बिल्कुल ठीक हो गया। और जब हम नूडल्स की बात करते हैं, यस बच्चे जो हैं वो इंस्टेंट नूडल्स दे एक्चुअली लव टू ईट द इंस्टेंट नूडल्स, लेकिन ऑब्वियसली वो भी एक प्रोसेस से गुजरे होते हैं, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड इस्तेमाल करते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली इफेक्ट होती है। शायद आपको फौरी तौर पर फील ना हो रहा हो, लेकिन स्पेशली जब हम उस टाइम पीरियड की बात करते हैं जब एक बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा होता है, उसमें उसकी डाइट का हेल्दी होना, दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ अगर हम टीनेजर्स की बात करें या इससे थोड़े से और बड़े ग्रुप की बात करें, डोंट यू थिंक कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं स्पेशली लड़कियों में दे आर बीइंग वेरी कॉमन? एक तो रीज़न ये है द कंजम्पशन ऑफ इनऑर्गेनिक फूड और द कंजम्पशन ऑफ चिकन, ऑब्वियसली पोल्ट्री, इसकी वजह से भी जो है चिकन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वही चिकन जो है वो आपको फ्रोज़न फूड आइटम से भी तो वही चिकन ही मिल रहा है ना, अब आपको वहाँ पे गोश्त तो मिल नहीं रहा। बिल्कुल, मोस्टली आप देख लें फ्रोज़न फूड आइटम्स जो हैं वो चिकन से ही बने होते हैं। क्या हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है इस तरह के जो फ्रोज़न फूड आइटम्स हैं उसकी वजह से कॉज हो सकता है? डेफिनेटली दीज ऑल आर एसोसिएटेड एंड नॉट इवन हार्मोनल बैलेंसेस, नॉट इवन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। रिसर्चर्स हैव प्रूव्ड के प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं वो कार्सिनोजेनिक भी प्रूव हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक जो मैंने अभी बात की प्रिजर्वेटिव की, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये बेसिकली यूज़ इसलिए होता है ताकि प्रोसेस्ड फूड्स के ना फ्लेवर्स को इन्हांस कर दिया जाए, ठीक है, और ये अल्टीमेटली जो है कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो कॉज करता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी कॉज करता है, लेकिन कैंसरियस इसके अंदर एजेंट्स भी पाए गए हैं। सो दैट इज़ द थिंग कि किस लेवल तक ये जो है ना हमारे लाइफ को कॉर्पोरेट कर रहे हैं और किस कदर अनहेल्दी हैं। सॉरी, अच्छा, एक और चीज़ जो एक ट्रेंड है जो कि मेरे ख्याल में लास्ट 1 डेकेड से 10-12 साल से, पहले भी ये चीज़ें होती थी लेकिन अब जो है ज़्यादा कॉमन होने लग गई हैं क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हम सब के ही हो चुके हैं। सब्जियों का, टिन वाली सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब ऑब्वियसली अगर आप मटर जो है वो फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप टिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क तो होगा, उसमें ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो कम होंगे। इसी तरीके से अगर हम पालक की बात करते हैं, एक फ्रेश पालक होती है, एक वो पालक भी होती है, जैसे मैं अपने घर की बात करूं तो हम जो हैं हमारे घर में ही पालक लगी हुई है तो उसकी ग़िज़ाइयत और होगी। अगर मैं टिन वाली पालक की बात करूं तो देयर वुड बी डिफरेंस, चाहे वो वेजिटेबल ही है लेकिन फ़र्क तो होगा। टिन वाली सब्जियां जो हैं वो कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं? अच्छा, ये ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, क्योंकि देखिए आपने जैसे कहा ना कि मेरे घर की पालक जो है वो घर में ही होती है और हार्वेस्टिंग के बाद ही डेफिनेटली आप लोग उसको यूज़ कर लेते होंगे और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होते। प्रिजर्वेटिव नहीं होता, तो डेफिनेटली उसके कंपैरिजन में टिन वाली चीज़ें जो है वो कम न्यूट्रिशनल वैल्यू हैं। लेकिन दिस इज़ अ रेयर केस। हर पर्सन को ये जो है वो इंस्टेंट हार्वेस्टिंग के बाद जो है वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी स्टेप से ये गुजरती हैं। प्रॉपर इनको स्टोक्स के अंदर, ट्रक्स में जो है वो किया जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, उसके बाद ये शॉप्स में जाती हैं, उसके बाद ये हमारे घरों तक आती हैं। तो उसके कंपैरिजन में रिसर्चर्स हैव प्रूव्ड इटसेल्फ कि जो टिन्ड वेजिटेबल्स हैं, टिन्ड फ्रूट्स हैं, दीज आर बेटर देन दोज फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अच्छा, चलें, खैर ये एक आपकी ओपिनियन है, बट व्हाट आई फील इज़ कि वो एक उनको अच्छे तरीके से धोया जाए। नॉर्मली ये कहा जाता है कि विनेगर वाले पानी से जो है मेंटेन करते हैं वो जो देखें, धोने की आपने बात की, धो के उसका टेक्सचर मेंटेन हो सकता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो लॉस हो चुकी है अप टू द टाइम, अप टू द वो ऑल द प्रोसेसेस, उसको हम रिटेन नहीं कर सकते। और फ्रीजिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर द न्यूट्रिएंट्स रिटेनेशन। हम वेजिटेबल्स क्यों यूज़ करते हैं? लेकिन देखिए प्रोसेस फूड भी तो एक प्रोसेस से गुजर के आपके पास टिन में आता है ना, उसमें भी तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स ऑब्वियसली थोड़े से आपके लिए उस तरह से नहीं होते, बट बहरहाल ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश फूड आइटम्स एंड द फ्रोजन फूड आइटम्स। उनकी ग़िज़ाइयत तो कभी भी सेम नहीं हो सकती। इन एनी वे ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो आप के लिए मसाइल पैदा होते हैं। एक हेल्दी फूड जो है वो बेहतर है, और इसके साथ साथ जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में कम आपकी ग़िज़ा में होनी चाहिए। आप इनको कभी कभी चीट डेज अपने रख लें, बट एवरी डे जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी ग़िज़ाई एतबार से और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने
के हवाले से व्हाट डू यू थिंक इनका इस्तेमाल कितना कर लेना चाहिए वो चीट डेज पर, और इसके साथ साथ हेल्दी फूड जो है, हेल्दी फूड आइटम्स या हेल्दी डाइट की अगर हम बात करें तो वो किस अंदाज में हमें डिज़ाइन करने चाहिए? क्विकली बताइएगा बिकॉज मुझे ब्रेक लेनी है। ओके श्योर। एट द एंड ऑफ द सेगमेंट मैं सिर्फ एक एडवाइस करूँगी कि ये जो फ्रोज़न फूड्स हैं, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड्स, अगेन वही चीज़ कि प्रोसेस्ड फूड्स जो फ्रोज़न फूड्स की फॉर्म में आते हैं, दीज आर एक्चुअली हार्मफुल फॉर अस। और इसके लिए ये जो है ना, इनको बड़ा कन्वीनियंस फूड भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये हमारी टाइम को, कंजम्पशन को कम करते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ख़ुद के लिए टाइम निकालें और ये सारी चीज़ों को खुद प्रिपेयर करें ताकि आप लॉन्ग टर्म इनके जो है ना हेल्थ इफ़ेक्ट से, हार्मफुल इफ़ेक्ट से बच सकें और मेक योर सेल्फ प्रोटेक्ट अगेंस्ट इट एज मच एज पॉसिबल। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच तबस्सुम फॉर बीइंग विद अस। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम आजकल सोने की कीमतों की बात करें तो जहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो महंगाई के बायस, बहुत ज़्यादा कीमतों के बायस जो हैं वो लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, वहीं पर अगर हम सोने की कीमत की बात करें तो इतनी आसमान तक पहुंच चुकी है कि लोग जो हैं वो अब सोना पहनने से, सोना ख़रीदने से जो है वो थोड़ा सा ना हिचकिचाते हैं। स्पेशली अगर हम सोना एक तो ख़रीदना तो अवॉइड करते हैं क्योंकि लोगों की पहुंच से बाहर है, पहनना इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि जब आप पहनकर बाहर निकलते हैं ना तो फिर ऑब्वियसली ये बड़ा ख़तरा मोल लेने के मुतरातिफ होता है। सो इसलिए दोनों सूरतों में जो है सोना अब कंपैरेटिवली कम इस्तेमाल होता है और इसकी जगह जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो ले चुकी है। अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी इतने खूबसूरत रंगों में, इतने खूबसूरत डिज़ाइंस में आपको मिलती है कि अब जो लोग हैं शादियों ब्याहों पर, ख़वातीन स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि हम लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी लें क्योंकि आपको एक बड़ी वास्ट किस्म की वैरायटी जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जो है वो मिलती है। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके पास आपके लिए चॉइस बहुत ज़्यादा होती है, चॉइस आप इजीली कर सकते हैं, ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी भी होती है। और इसके साथ साथ अब अगर हम देखें सो ब्रांडेड ज्वेलरी का भी जो ट्रेंड है, दिस इज़ एक्चुअली बीइंग वेरी कॉमन। सो लोग जो हैं वो अब सोने वाली ज्वेलरी को, सोने को जो है वो पीछे छोड़ के आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ आ रहे हैं। और इवन जो ब्राइड्स हैं वो भी प्रेफर करती हैं कि वो अपने बिग डेज पर, मेन डेज पर जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल करें। ये ट्रेंड जो है किस हद तक लोगों में मकबूलियत इख्तियार कर चुका है, इसके पीछे रीजंस क्या है, करंट ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ट्रेंड्स क्या हैं, इस सब पर बात करने के लिए आज शो में हमने दावत दी है। ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं शेख वकार अजीम। वकार साहब, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से दिस इज़ एक्चुअली बीइंग वेरी कॉमन अमंग फीमेल्स? जो मैंने रीज़न्स कुछ बताए हैं, महंगाई, सोने की कीमत में इजाफा, या इसके अलावा और भी कोई रीज़न्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपने शो में बुलाया। बेसिकली एक तो ये भी बहुत रीज़न है कि सोने की बढ़ती हुई कीमत जो है इसको बहुत हिट कर रही है और आगे से जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर डिज़ाइनिंग्स हैं वो सेम कंपैरेटिव टू अब सोने के डिज़ाइन में भी अगर आपने उसको मॉडिफिकेशन करानी है उसकी, जैसे आपको सोने का डिज़ाइन आर्टिफिशियल ज्वेलरी में चाहिए तो वो रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि सिर्फ डिफरेंस आता है मेटल के अंदर। ठीक है, डिफरेंशिएट करता है मेटल। डिज़ाइनिंग अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपने कोई सोने का डिज़ाइन देखा है, आपको किसी को कोई पिक्चर हमें ला के देती है कि जी हमें ये डिज़ाइन हमें आर्टिफिशियल में चाहिए, तो हम उसको प्रमोट कर देते हैं। उसके अंदर उसको हमें चेंज करना मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं मशीन को कैट कैम। बेसिकली उसके ऊपर जब काम होता है तो सोने का सेम डिज़ाइन मेटल डिफरेंस आ जाता ना, मतलब कि मेटल डिफरेंस क्या है कि ये सोना है, ये चांदी है, या ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में जब मेटल डिफरेंस आता है, जब वो 3 मिलियन की चीज़ आपको जब 1 लाख पे मिलती है तो आप इंजॉय करते हैं उसको। लेकिन देखें मेरे जैसा जो लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी आपने कहा 3 मिलियन की चीज़ अगर 1 लाख में मिले, टू मी 1 लाख इज़ ए ह्यूज अमाउंट। इवन 1 लाख कोई इस तरह तो नहीं ना कि लाखों आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर लगा दें, लेकिन
اگر ہم اس کو اس کمپیریزن میں دیکھیں، ٹھیک ہے وہ سونا تو بہت ہی مہنگا ہے، لیکن لوگ کیا لاکھوں کی آرٹیفیشیل جیولری بھی لے رہے ہیں؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے آرٹیفیشیل جیولری ایک سیٹ پر لگا دیا. چلیں اگر ہمیں 10-12 چیزیں مل رہی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. دیکھیے جی، آرٹیفیشیل جیولری بھی ایک، اب اس کے اندر بھی کیٹاگریز رہ گئی ہیں. مطلب کہ ایک لویسٹ ہے، چیپسٹ بھی ہے اور ہائی پرائسز بھی ہے. مطلب کہ ڈیپینڈز آن یو واٹ یو نیڈ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، آپ کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے پھر مطلب کہ ویریفائی کرتی ہے پرائز کے آپ کو کیا پرائز میں کون سی. مطلب کہ آپ سپوز کہ ایک ڈیزائن ہمیں پے کرتی ہیں، مطلب کہ کوئی بھی جیولری ڈیزائن جو آپ کو چاہیے ہے کہ بھائی میرا یہ بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے، میں اس کو ماڈیفائی کر کے اس کو آرٹیفیشیل جیولری کے اندر لے آؤں. ٹھیک ہے، آپ کو پریفرنس کس چیز کی ہے کہ آپ نے گولڈ کا ڈیزائن پروموٹ کرا لیا ہے آرٹیفیشیل جیولری میں. ہاں، لیکن اس کی خاصیت کیا ہوگی جس کی وجہ سے وہ مجھے لاکھ روپے میں یا 80,000 70,000 میں بھی ملے گا؟ اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ آپ اس کو سونے کے ڈیزائن کو ایک جگہ رکھ دیں گی، دوسری جگہ آرٹیفیشیل رکھ دیں گی، نو ڈفرینس بٹوین دم. مطلب کہ ان دونوں کے اندر ڈفرینس. اس کی ڈیوریبلٹی بھی تو میٹر کرتی ہے نا، اس کی کوالٹی بھی تو میٹر کرتی ہے. اگر میں 1 لاکھ کا کوئی کسٹمائز ڈیزائن بنوا رہی جی ہوں بالکل، تو پھر میں چاہوں گی نا کہ وہ کالا بھی نہ ہو، اس کے نگ بھی ایسے ہی چمکتے رہیں، وہ پھر فار ایور چیز ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہوتا کالا. ہاں، اس کی کالے نہ ہونے کی چیز اپنا بیسیکلی ہم مینوفیکچررز بھی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ اس کو تھوڑے سے اسپیکس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ اس کو جیولری کو ڈپ ہوتا ہے، اس کو 24 کیرٹ کا ڈپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میٹل کے اوپر. ٹھیک ہے، جب وہ ڈپ ہوتا ہے تو اس کی پھر اس کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے اس کو سیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیوریبلٹی بڑھانے کے لیے پھر وہ ایک پرپورشن میں چلی جاتی ہے پورا. ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو گارنٹی دیتے ہیں کہ بھی آپ اس کو یوٹیلائز، کیونکہ یہ پارٹی ویئرس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے شادی بیاہ پہ یوز کرنے ہوتے ہیں، جب اس کو پیکنگ کر کے. کیونکہ آپ نے کبھی ایک چیز غور کی ہے کہ جب آپ سونا بھی فارمل پہنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر پرفیوم کریں گے، اس کے اوپر فنگس آ رہا ہے کہ کچھ ٹائم بعد سونے کے اوپر اب فنگس آ رہے ہیں بلیک ہونا، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس کے بعد وہ دھل بھی تو جاتا ہے، اس کے بعد ریپالش ہوتا ہے نا. مطلب کہ سیم پروسیجر اس کا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی گولڈن ڈپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو فرض کریں کہ کیونکہ سٹونز وہ گولڈ والے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں ایک اور چیز میں نے آج کل کی چیزوں میں دیکھی ہیں، چیزیں بہت خوبصورت ہیں، نو ڈاؤٹ، اتنے خوبصورت ڈیزائن. اگر ہم کپڑوں کی بھی بات کریں، جوتوں کی بھی بات کریں، جیولری کی بھی بات کریں، اتنے مہنگے مہنگے آپ کو کپڑے آپ شادی بیاہوں پہ بنوا رہے ہوتے ہیں، اتنی مہنگی مہنگی جیولری لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم 10 15 20 سال پیچھے چلے جائیں، جو ہماری امیوں کا ٹائم تھا، وہ جو انہوں نے کام کروائے ہوتے تھے یا ان کی آرٹیفیشیل جیولری جو ہوتی تھی، وہ آج بھی اگر وہ نکالے نا تو وہ بڑے چمک دمک رہے ہوتے ہیں. وہ کپڑے بھی، اس کے اوپر کام بھی. اسی طرح سے اگر میں جیولری کی بات کروں، آج کل اگر میں کام جتنے، میں نے پرسنلی خود کام والے کپڑے شادیاں بیاہوں پہ جب بندہ بنواتا ہے، لیکن اگر آپ 2-3 سال بعد ان کاموں کو دیکھیں اور ان کی پرائس دیکھیں تو وہ باقاعدہ ایسے لگتا ہے ڈل ہو گئے ہیں. اسی طرح سیم گوز فار دا جیولری، وہ فنشنگ رہتی نہیں. مجھے لگتا ہے آج کل کی چیزیں نا تھوڑی سی ڈسپوزیبل ٹائپ ہو گئی ہیں. نہیں اس کے میں دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ عرض کیا کہ ہر بندے کی اپنی ایک کوالٹی، ٹھیک ہے، اپنی ایک ہر چیز کو پرپورشن میں لانے کے لیے اس کو ہر بندے کی اپنی ایک کوالٹی بیس کرتی ہے. کچھ بندے جو ہوتے ہیں کوالٹی، لو کوالٹی کا کام کرتے ہیں، کچھ پروفائلز کے کام کرتے ہیں، کچھ اس سے ہائی پروفائل کا کام کرتے ہیں. ہر بندے نے اپنا ایک شعبہ رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو روٹیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ اگر آپ کو آرٹیفیشیل کے اندر ایک 300 روپے کی چیز چاہیے تو وہ بھی ملے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو آرٹیفیشیل کے اندر رنگ بھی چاہیے تو وہ 10,000 روپے کی بھی ملے گی. مطلب کہ آپ اس کے اندر ڈفرینس تو پے نہیں کر سکتی نا. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ بھی رنگ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی رنگ ہے. لیکن obviously 300 والی چیز کا تو there is no comparison. وہ تو آپ کو سٹالز وغیرہ سے بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے، جو گولڈن ڈپ ہوتا ہے 24 کیرٹ جس کے اوپر گولڈ چڑھتا ہے، پھر اس کے اندر سٹونز کوالٹی ہوتی ہے جس کے اندر پھر جیسے آپ سیٹس کہہ لیں، سپوز کہ آپ کو ایک سیٹ چاہیے ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بیڈنگ آپ نے اچھی کروائی ہے، اس کے اندر سٹونز کیوبک زرکونز لگائے ہیں، اس کے اندر آپ نے سفائرز لگوائے ہیں، تو اوبویسلی اس کی پرائز ہائی ہوگی کیونکہ آپ نے اس کو پروموٹ کرایا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میٹل پرائز چینج ہوگی. صرف میٹل پرائز کی طرف آپ جائیں گے تو پرائز وہ چینج ہوگی، باقی آپ کو ڈیزائنز بھی گولڈ والے مل جائیں گے، اس سے اچھے بھی مل جائیں گے. And everything is possible these days. اگر آپ کو کوئی بھی if you want to get any kind of design done. اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ آج کل مارکیٹ میں ایون میں مطلب شادی وغیرہ چل رہی تھی تو میں مارکیٹ میں گئی. So what I found کہ 1 carat
ज्वेलरी इज़ बीइंग वेरी कॉमन. मुझे नहीं समझ आती ये 1 कैरेट के मतलब अगर आपको कोई शॉपकीपर दिखा रहा है तो कहता है बाजी ये 1 कैरेट है. अब मुझे नहीं समझ आती ये 1 कैरेट क्या है. बेसिकली What's that? मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ. देखिए बेसिकली 1 कैरेट आ रहा है इंडिया से. ठीक है. ठीक है, ये इंडिया प्रोडक्शन है. कुछ चाइना प्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है, बेसिक ये इंडिया प्रोडक्शन है जो हमें इधर डिलीवरी होती है उसको उन्होंने नाम दे दिया 1 कैरेट ज्वेलरी. बट व्हाट डज इट मीन? इज इट ऑफ गुड क्वालिटी? मतलब 1 कैरेट व्हाट डज इट मीन? चाहे वो इंडियन है चाहे वो चाइनीज उन्होंने है. एक नाम अपना ज्वेलरी का रखा है. हाँ. मगर सपोज तो क्या वो अच्छी ज्वेलरी होगी? उसकी वो लॉन्ग लास्टिंग होती है. 1 कैरेट. देखिए हम प्रोडक्शन के मामले में अगर आके ना अगर आप प्रोडक्शन की बात करती हैं तो प्रोडक्शन इधर हम उतनी क्वांटिटी में नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो एक्सप्लोयर नहीं है. ठीक है. हमारे पास वो मशीनरीज नहीं है. सही. हमारे पास वो फिजिबिलिटीज नहीं है. ठीक है, जिससे हम मतलब कि अगर वो मैं आपको सपोज एक मिसाल देता हूँ कि जैसे चाइना है. ठीक है, वो एक डिजाइन का 10 लाख सेट बनाता है. ठीक है. इंडिया है वो एक डिज़ाइन का ठीक है 3 लाख सेट बनाता है क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरी दुनिया के अंदर. मतलब कि हर उन्होंने दुबई अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, पाकिस्तान अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है. उनके पास 10 मुल्क है. ठीक है, जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स बहुत बड़े. ठीक है, मतलब कि उनका सिस्टम बहुत बड़ा. इधर अभी हम इतना सिस्टमैटिकली अपने आप को प्रमोट ही नहीं कर सके कि हम आगे बढ़ सकें. अच्छा एक और चीज़ एक और चीज़ कि अगर आप लोगों को बहुत अच्छी ज्वेलरी चाहिए, कस्टमाइज नहीं चाहिए, अगर हम लाहौर की बात करें इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट ज्वेलरी एट इकोनॉमिकल रेट्स फ्रॉम वेयर वी कैन गेट इट, इसके लिए हमें कहाँ जाने की ज़रूरत है? ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं लिबर्टी को. ठीक है. उधर एक तो डिज़ाइनिंग के हवाले से अच्छी और जदीद चीज़ जल्दी आती है. बट दैट्स एक्सपेंसिव टू कभी कभी. नहीं, लिबर्टी इज ऑलमोस्ट इन अ कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स. ठीक है. अगर आप उधर जाते हैं तो आपको उधर से चीज़ एक्सपेंसिव भी मिलेगी. अच्छा चीज़ एक्सपेंसिव होती कैसे है? मैं थोड़ा सा आप प्रोपोर्शन आपको इसको बता देता हूं. क्विकली बताइएगा बिकॉज आई हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चंस और मेरे पास वक्त की किल्लत है. नो प्रॉब्लम. मतलब कि जैसे आप लिबर्टी जाते हैं ठीक है, उनके एक्सपेंस को आप जब प्रमोट करते हैं दूसरी जगहों से उनके एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं. इस वजह से उनकी ज्वेलरी के देखें ना एक बिजनेसमैन जो है वो अपने एक्सपेंस अपनी ज्वेलरी पे ही पे करता है. ठीक है. जब उसके पास कस्टमर जाता है अगर उसका दिन का 10,000 रुपया खर्चा तो उसने आपने इयरिंग्स लेने चले जाना तो आपको 15,000 रुपये में भी हो सकता है मिले. तो इस वजह से जो एरिया होता है वो बहुत मैटर करता है. लेकिन आपको लगता है कि हमें लिबर्टी से जो है वो अच्छी चीज़ मिल सकती है? लोग आजकल किस किस्म के जो ट्रेंड्स हैं वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं. एक वो टाइम था जब स्टार प्लस के ड्रामास लगते थे तो लोग और ख़वातीन जो होती थी वो कहती थी हमने इस तरह का जूड़ा लेना है, हमने इस तरह के इयरिंग्स पहनने हैं जिस तरह से इस एक्ट्रेस ने पहना है एक इंडियन ड्रामे में. उस टाइम वो कुमकुम होता था और बड़े ड्रामाज होते थे और वो बाजार में इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती थी. अब जो है लोग वो किन चीज़ों को जो है वो पसंद करते हैं. अब वो टाइम नहीं रहा लेकिन अब क्या प्रेफरेंसेस हैं? अभी भी वो टाइम है. मैं तो I don't watch those dramas now और वो है भी नहीं. अब ड्रामाज लोग आजकल देख तो रही हैं ठीक है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोग ड्रामाज को कॉपी करके अपना ले लेते हैं. फिर लोग पेजेस की तरफ बहुत चले गए. ठीक है. जैसे मतलब कि आपको पता है कि सोशल मीडिया का टाइम है. लोग पेजेस की तरफ जाके ज्वेलरी को सर्च करते हैं. मोस्ट मतलब कि जैसे आप सर्चिंग एलिगेंस को इस्तेमाल करके इनको चीज़ को सर्च करके अच्छी से अच्छी चीज़ देख के लोग जो सोचते हैं कि ये मेरे लिए बेहतर है तो उसको अप्लाई करते हैं. उस चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं. लेकिन ट्रेंड्स आजकल क्या इन है मार्केट में? बेसिकली हर बंदे के प्रोपोर्शंस थोड़े से डिफरेंट हैं. कुछ लोग एलिगेंट ज्वेलरी चाहते हैं, कुछ लोग अपना ट्रेडिशनल चाहते हैं, कुछ लोग पिरोई ज़्यादा चाहते हैं. मतलब पिरोई समझती हैं आप? नहीं मैं नहीं समझती. मतलब ये कि जिसके अंदर बीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा और अच्छी अपना होती है. और मेरे ख्याल में कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो चाहते होंगे हमें डिसेंसी नजर आए, छोटी छोटी ज्वेलरी है. जैसे मुझे अगर मैं अपनी बात करूं मुझे स्टड्स बहुत पसंद है. इयरिंग्स मतलब लोगों को पसंद होते हैं लटकने वाले हैं इस तरह, लेकिन मुझे स्टड्स छोटी छोटी इयरिंग्स स्पेशली अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो इसमें ये चीजें जो हैं वो बड़ी अच्छी लगती हैं. सो ये होती है फॉर्मल वेयर्स. ठीक है. पार्टी वेयर्स, फॉर्मल वेयर्स. जब आपने कहीं ग्रूमिंग या ब्राइडल साइड पे जाना है
ٹھیک ہے. اوبویسلی آپ کو برائڈل کے لیے پھر کچھ تھوڑا سا شو آف, تھوڑا سا جیسے آپ نے ساڑی باندھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو پیروئی والی اور اچھا, لوگوں میں آج کل برانڈ کانشیس بھی لوگ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. جیولری میں کتنے برانڈ کانشیس ہوئے ہیں کہ ہمیں فلاں برانڈ کی جیولری چاہیے, فلاں برانڈ کی جیولری چاہیے. لوگ آج کل برانڈنگ کی طرف موسٹلی جا رہے ہیں. ادھر سے چیز ایک تو برانڈ دیکھیں, جو پروپورشنلی اپنے آپ کو برانڈ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ہینڈسم رکھتا ہے, اپنی چیز کی کوالٹی برقرار رکھتا ہے, اپنے آپ کو اچھا پے کرنے کی لوگوں تک کوشش کرتا ہے. کیونکہ آج کل اتنا ٹرینڈنگ ہے کہ اگر آپ کسٹمر کو کسٹمائز چیز بنا کے خراب دے دیتے ہیں, آپ کے ویوز خراب ہو جاتے ہیں. تو لوگ اگر آپ سے چارج کرتے ہیں تو آپ کو چیز پے اچھی کرتے ہیں. خاص طور پہ برانڈز جو اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں آگے برانڈنگ میں. مگر سپوز کہ میں اپنا ایک برانڈ بنا رہا ہوں, میں لوگوں کو موسٹلی کوشش کرتا ہوں کہ میں آگے پے اچھا کروں, رسپانس اچھا ہے, کسٹمائز کام اچھا ہو. مطلب کہ ایسے ہی آگے لوگ دیکھنا, ایک فیملی ہے نا, آپ کو اچھا کسٹمائز ڈیزائن جب بنانے کی باری آتی ہے کہ لوگ اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کسی برانڈ سے مطلب لائک 50,000 60,000 یا اس سے بھی زیادہ کا ڈیزائن پسند کر کے ایک عام جیولر کے پاس جائیں, ہمیں ایسا بنا, تو وہ بنا بھی دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم نے کسٹمائز جیولری خریدنی ہے یا بنوانی ہے, اس کے لیے بیسٹ مارکیٹ کون سی؟ اگین یو وڈ سے لبرٹی؟ نو, that is not Liberty. If you need the expensive thing, then you have to go to Liberty. اگر آپ کو چیز اچھی, اور دیکھیں مینوفیکچرر آپ کو چیز بنا کے دیتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے رابطے ہوتے ہیں مینوفیکچررز کے ساتھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کو بیسیکلی اگر کسی مینوفیکچرر کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے, ٹھیک ہے, اچھے مینوفیکچرر کے ساتھ, ایک تو آپ کو چیز بھی سستی مل جائے گی, ٹھیک ہے, اور آپ کی نیڈ کے مطابق مل جائے گی. لیکن اس کے لیے کسٹمائز جیولری اگر ہم نے بنوانی ہو, کہاں پر جایا جائے؟ کچھ بھی اس کی بیسکلی جو آپ کی ایشیا کی دو بڑی مارکیٹ ہے مینوفیکچرنگ کی, ایک ہے رنگ محل, ایک ہے انارکلی. ٹھیک ہے, وہ مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں. مطلب کہ اب انارکلی کی اب بات کریں, ٹھیک ہے, تو ادھر 3,000 ورک شاپس ہیں. مطلب کہ جو مینوفیکچررز بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے, جو جیولرز کو پے کرتے ہیں, آگے آپ جیولرز کے پاس جاتے ہیں اس چیز کو لینے کے لیے. یعنی کہ اگر آپ نے کسٹمائز جیولری بنوانی ہے تو اس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں رنگ محل, اور اس کے لیے آپ انارکلی وزٹ کر سکتے ہیں. اکنامیکل اور اچھی جیولری چاہیے سو اس کے لیے آپ لبرٹی وزٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. وقار عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز ابھی ایک بریک.